हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम लोग हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीख रहे थे। दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक को डिस्कस किया था। क्लियर? अब थोड़ा सा उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन आंसर की तरह ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है जिसे क्लियर करना है, हर टॉपिक को समझना है, उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है और हमारा चैप्टर वहीं पर क्लोज हो जाएगा। जितने फॉर्मूले सब बनेंगे उस पे से जो सवाल आएंगे वो हम लोग एंड में हर फॉर्मूले पर से जितने सम्स दिए होंगे उससे भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? पहले हम लोग सारे टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो 5 टॉपिक को क्लियर करने के बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है विद्युत परिपथ आरेख, जिसे हम लोग सर्किट डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। विद्युत परिपथ आरेख के अंदर हमें क्या सीखना है दोस्तों? विद्युत परिपथ आरेख के अंदर हमें एक ही चीज क्लियर करनी है कि हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट डायग्राम की बात करेंगे तो हमारे पास किसी भी क्रम में, चाहे समांतर हो, श्रेणी क्रम हो, कोई भी ऐसा साधन हो जिसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक साधन है, उस साधन के अंदर कौन कौन सी चीजें यूज की हैं, उसे क्या बोलते हैं, और जो चीज हमने देखा जैसे कि एक तार यूज किया हुआ, जैसे कि मान लो ये निशान है, तो इस निशानी को क्या कहा जाता है, ये किसकी निशानी है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है? तो बेसिक जो ऐसी चीजें हैं जिनकी निशानी यानी कि प्रतीक क्या है और उसे क्या कहा जाता है, यानी कि अव्यय कौन कौन से हैं, ठीक है, किस चीज का प्रतीक क्या है अथवा तो किस प्रतीक को क्या कहते हैं, ये अभी हमें सीखना है किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, कि क्या क्या यूज किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे टोटल हमें बेसिक 12 चीजों को क्लियर करना है कि 12 चीजें हमें सीखनी है कि 12 चीजों के नाम और उनके प्रतीक के बारे में। ठीक है, तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सरल और इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? तो यहां पर एक सारणी मैंने ड्रॉ की हुई है दोस्तों। तो यहां पर क्रम यानी कि सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, यहां पर अव्यय जिसके नाम हमें सीखने हैं, कौन कौन से नाम हमें याद रखने हैं और उनके प्रतीक क्या क्या है, सिंबल यानी कि क्या क्या है, वो यहां पर लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं पहले नंबर पे। पहले नंबर पर मैंने क्या लिया हुआ है दोस्तों? विद्युत सेल। अगर मान लो सर्किट के अंदर, पूरे परिपथ के अंदर कहीं पर विद्युत सेल लिखा हुआ है, तो विद्युत सेल पूरा लिखा तो नहीं होगा क्योंकि वो सर्किट है, तो सर्किट के अंदर सिंबल ड्रॉ किया होता है। ठीक है, तो कौन सा सिंबल किस चीज का वो हमें पहचानना है। जहां पर विद्युत सेल होगा उसका इस तरह से प्रतीक होगा दोस्तों। देखो बैटरी यानी कि, तो बैटरी के अंदर बैटरी के सिरे में प्लस और माइनस, ये जो छोटा वाला है वो माइनस कहलाता है, बड़ा वाला प्लस कहलाता है। तो ये जो सिरा है ये किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है ये दोस्तों? विद्युत सेल का, यानी किस अपने बैटरी का। ठीक है, प्लस और माइनस, बड़ा वाला सिरा प्लस, छोटा वाला माइनस, तो ये सिरा कहलाता है विद्युत सेल का। दूसरे की मैं बात करूं दोस्तों तो दूसरा है बैटरी अथवा तो कई सेलों का संयोजन। मान लो मेरे परिपथ के अंदर एक विद्युत सेल नहीं है, एक बैटरी नहीं, एक से ज्यादा बैटरी की आवश्यकता पड़ी तो 2 या 3 बैटरी मैंने जोड़ के रखी है पूरे परिपथ में, तो 2 या 3 यानी कि कई सेलों का संयोजन हो गया। तो उसके लिए क्या होता है, देखो ये एक बैटरी, ये 2 बैटरी और ये 3 बैटरी, तो हर जगह प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों एक साथ जुड़े हैं। तो सबसे अंतिम वाला जो बड़ी वाली निशानी है वो प्लस की है और सबसे छोटी वाली माइनस की है। तो यहां पर 3 सेल एक साथ संयोजित है, 3 सेल आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए एक से ज्यादा सेल होंगे, एक से ज्यादा बैटरीज होंगी। तो दोस्तों इस तरह का सर्किट हमें देखने को मिलेगा, इस तरह का हमें प्रतीक, इस तरह का प्रतीक दिया होगा तो हमें समझ जाना कि कई सेलों का संयोजन है, वहां पर क्या है, एक से ज्यादा बैटरीज है, एक से ज्यादा सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरे के मैं बारे में बात करूं तो तीसरे नंबर किसका किसका यहां पर सिंबल है? खुली प्लग। खुली प्लग यानी कि खुली प्लग ना कहना हो तो खुली कुंजी अथवा तो स्विच। खुली प्लग, तो खुली स्विच यानी कि क्या, ये प्रतीक दिख रहा है यहां पर, ये कैसा है, ओपन है, ओपन यानी कि खुला हुआ। तो खुला हुआ स्विच, जब भी स्विच कैसी होगी, ओपन होगी, यानी कि खुली है, तो इस तरह का यहां पर हमें सिंबल देखने को मिलेगा। चौथा है बंद प्लग कुंजी। तो बंद प्लग स्विच हो तो बंद हो तो कैसा होगा, ये पूरा का पूरा सर्किट के अंदर बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, मतलब कि यहां पर जो हमारा स्विच है वो कैसा है, ऑफ है, ऐसा हमें समझना है। अगर ऑन होगा तो ये सिंबल क्या दर्शाता है, अगर हमारा स्विच ऑन है तो यहां पर कोई भी निशान नहीं है, अर्थात कि विद्युत धारा सतत रूप से प्रवाहित हो रही है। अगर बंद है तो बीच में डॉट आ रहा है, मतलब कि अब विद्युत धारा रुक रही है, यहां पर आके टकरा जाएगी यानी रुक जाएगी, क्योंकि विद्युत परिपथ कैसा है, बंद हो चुका है, तो विद्युत धारा आगे की तरफ प्रवाहित होगी नहीं। क्लियर? तो सिंबल बहुत ही इजी है याद रखना, बंद स्विच का और ऑन स्विच का। अब बात करूं मैं पांचवा, जो कि है तार संधि। तार संधि यानी कि क्या, मान लो हमारे सर्किट डायग्राम के अंदर एक से ज्यादा तार कहीं पर किसी के साथ जोड़ना हो तो क्या करेंगे, तो ये जो टी जैसा निशान दिख रहा है दोस्तों, ये लाइन है और ये यहां पर देखो ये बिंदु किया हुआ है और इस बिंदु की सहायता से मैंने एक तार जोड़ा हुआ है, यानी कि टी जैसी निशानी है। तो यहां से इस पॉइंट से मैं कहीं पर भी बहुत सारे तार जोड़ सकता हूं, तो जो तार मैं जोड़ रहा हूं तो उसी को क्या कहा जाता है, तार संधि। तो तार संधि की निशानी क्या है, टी जैसी निशानी, जो कहलाता है तार संधि। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं छठे पॉइंट पर।
छठा है तार क्रॉसिंग, यानी कि बिना संधि के अगर हमें किसी एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ना हो बिना किसी संधि के, तो देखिए ये एक वायर है, उसके ऊपर से मैं ले जा रहा हूं, ये यहां से देखिए ये वायर आया, मैंने इसको इस तार से नहीं जोड़ा बल्कि उसके ऊपर से लेके गया और उसको आगे की तरफ जाने दिया, तो ये क्या क्या कहलाता है, बिना संधि के, यानी कि ये जोड़ में नहीं है, संधि यानी जुड़ना। तो यहां पर देखो ये जो वायर है ऊपर वाला ये जुड़ा हुआ है, इसलिए कहते हैं तार संधि। यहां पर ये जो वायर है ये जुड़ा नहीं है, ये उसके ऊपर से आ गया है, तो इसे कहते हैं बिना संधि, यानी कि तार क्रॉसिंग, तार क्रॉस करके जा रहा है दूसरे तार को। समझ में आया, इसलिए कहते हैं इसे तार क्रॉसिंग दोस्तों। अब मैं बात करता हूं 7वां नंबर, जो कि है संयोजी तार का। संयोजी तार यानी कि कोई भी तार को जोड़ना हो तो इस तरह का ये जो तार है, ये निशानी किसकी, तार की है, जिसे कहते हैं संयोजी तार। 8वां टॉपिक है विद्युत बल्ब। अगर हमें पूरे के पूरे हमारे जो सर्किट डायग्राम है, यानी कि जो हमारा परिपथ है, विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ के अंदर कहीं पर भी विद्युत बल्ब ले, तो विद्युत बल्ब को कैसे पहचानेंगे, तो इस तरह की जो निशानी है दोस्तों, ये किसकी निशानी है, विद्युत बल्ब की। दिख रहा है ये ऊपर की तरफ इस तरह से, तो ये निशानी किसको प्रदर्शित करती है, विद्युत बल्ब को। अगर ये निशानी कहीं पर भी हमारे डायग्राम में बनी हो सर्किट के अंदर, तो समझ जाना है कि इसका मतलब वहां पर क्या जुड़ा है, बल्ब जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्लियर, तो बल्ब अगर जुड़ा होगा तो इस तरह की निशानी, उसका ये प्रतीक है, ये देखने को मिलेगा। ये सारे 8 प्रतीक हो गए दोस्तों। इसके अलावा के 4 प्रतीक बचते हैं, उसे भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। 4 प्रतीक कौन कौन से बचते हैं दोस्तों, एक है प्रतिरोध, दूसरा है तार क्रॉसिंग यानी कि अपने परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है, और फिर उसके बाद है एमीटर और वोल्ट मीटर। ये 4 प्रतीक और बचते हैं, जिसे अभी मैं समझा देता हूं, ठीक है दोस्तों हमने 8 निशानी के बारे में सीखा, यहाँ पर 8 चीजें, 8 अव्यय और उनके प्रतीक क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 9वें क्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि किसका है, प्रतिरोध के बारे में हमें बताता है। तो दोस्तों अब हम लोग प्रतिरोध, 9वां जो हमारा पॉइंट है वो किसका है, प्रतिरोध का है। 10वां किसका है दोस्तों, 10वां है धारा नियंत्रक, अथवा तो जो कि मैंने बताया था अभी, परिवर्ती प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध दोस्तों, परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में है। 11वां है हमारा ए मीटर के बारे में, और 12वां है वोल्ट मीटर के बारे में। किसके बारे में, वोल्ट मीटर। क्लियर, तो ये 12 चीज है, ठीक है, बाकी के 4 ये रहे। अब प्रतिरोध की निशानी की मैं बात करूं दोस्तों, प्रतिरोध की निशानी क्या होती है, तो किसी भी परिपथ के अंदर अगर इस तरह की निशानी बनी हो, यानी कि ये आर, तो ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि रजिस्टर, रेजिस्टेंस अलग हो गया, रजिस्टर अलग हो गया, तो रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध। ये आर, आर का सिंबल किसके लिए होता है, प्रतिरोध के लिए होता है। इस तरह की निशानी होती है दोस्तों प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध जहां पर भी होगा हमारे सर्किट के अंदर, इस तरह की निशानी हमें देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं 10वां, जो कि धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक किस तरह की निशानी होती है दोस्तों, तो ये निशानी हमें दिख रही है, इसके बीच में एक तीर का निशान ऊपर की तरफ ये जो लगाया जाता है, ये किसको प्रदर्शित करता है, धारा नियंत्रक को। किसको, धारा नियंत्रक का सिंबल ये है। अथवा तो परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध का जो निशानी है वो कुछ इस तरह से है दोस्तों, कि यहां से एक लाइन सिंबल, तीर का निशान प्रतिरोध की तरफ, तो ये जो निशानी है ये किसकी है, परिवर्ती प्रतिरोध की, और ये धारा नियंत्रक की। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों निशानी हो गई। ए मीटर की बात करूं तो अभी मैंने बताया था, ए मीटर बहुत ही सिंपल है। हमारे जो सर्किट है उसके अंदर ए ऐसा सिंबल होगा, ए मीटर पहला सिरा प्लस और दूसरा माइनस, ये सिंबल हो गया ए मीटर। ए मीटर का यूज क्यों करते दोस्तों, हमारी विद्युत धारा को नापने के लिए। विद्युत धारा को मापने का साधन क्या है, ए मीटर है। उसी तरह से वोल्ट, कितने वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसे मापने का साधन क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की सहायता से वोल्टता, विद्युत कितने वोल्ट विद्युत प्रवाहित हो रहा है, उस वोल्ट की धारा को हम लोग, उस वोल्ट की जो मान है उसे हम लोग माप सकते हैं, तो वोल्ट मीटर। तो इसी तरह से वोल्ट मीटर के लिए वी जुड़ा होता है हमारे सर्किट में, एक सिरा इसका प्लस और एक माइनस, ये हो गया वोल्ट मीटर का सिंबल। ठीक है, तो विद्युत परिपथ आरेख के अंदर टोटल हमें 12 चीजों के बारे में सीखना था और उनके प्रतीक के बारे में देखना था। ठीक है दोस्तों, वापस से मैं 8 सिंबल के बारे में सीख चुके हैं। 9वां है प्रतिरोध, जिसे इस तरह से लिखा जाता है। 10वां है धारा नियंत्रक अथवा तो परिवर्ती प्रतिरोध। धारा नियंत्रक की निशानी ये है और परिवर्ती प्रतिरोध की निशानी ये है। ए मीटर जिसे ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और वोल्ट मीटर जिसे वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये 12 निशानी हमें विद्युत परिपथ आरेख, जो भी किसी भी सर्किट को अगर देखना होगा तो ये 12 निशानी के बारे में हमें पता होना चाहिए। कभी भी कोई भी निशानी आए तो वो किसकी निशानी है ये हमें क्लियर तुरंत के तुरंत हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है ओहम्स लॉ यानी कि ओहम का नियम। बहुत ही आईएमपी है, उसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक ओहम्स लॉ यानी कि ओहम के नियम के बारे में सीखने वाले हैं। बहुत ही आईएमपी चैप्टर का मेन टॉपिक है ओहम्स लॉ। दोस्तों ओहम्स का जो पूरा का पूरा हमें लॉ है यानी कि इसका जो नियम है हमें सिर्फ वही सीखना है। इसके पूरे के पूरे जो इसका प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, उसे प्रूफ करने को नहीं कहा गया है। क्लियर? तो ओहम्स लॉ, ओहम का नियम क्या होता है वो सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें ओहम्स लॉ होता क्या है, तो इसे डायरेक्टली मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या होता है। V किसके प्रोपोर्शनल में होता है? इस निशानी को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शनल अथवा तो समानुपाती। क्या कहा जाता है? समानुपाती कहा जाता है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब नियम क्या है ओहम का नियम, इसमें से क्या समझाता क्या है हमें, तो किसी भी चालक तार का वह गुणधर्म, ठीक है, किसी भी धातु में से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर धातु और अधातु, विद्युत धारा किसमें से प्रवाहित होती है? जो धातु में से, क्योंकि अधातु तो कैसे थे? विद्युत के कुचालक, राइट। तो किसी भी धातु चालक तार में से कैसा तार होना चाहिए? चालक तार किसका होना चाहिए? धातु का। किसी भी धातु के चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत की धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यह किसका नियम था भाई? ओहम का नियम था। पहले मैं नियम लिख देता हूं दोस्तों, फिर वापस से एक्सप्लेन करता हूं कि नियम क्या था। कि किसी भी धातु के चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी भी चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। दोस्तों ये नियम किसका है? ओहम का नियम है। ठीक है, अब ओहम का नियम ये हमने लिख लिया है कि किसी भी धातु के चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत की धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो चालक तार की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो चालक तार के जो सिरे होंगे कितने होंगे? दो होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो दो सिरे हैं। तो और ये जो चालक तार है जो कि बेलनाकार है, इस चालक तार, वो चालक तार किसका बना हुआ है? धातु का बना हुआ है, क्योंकि अधातु होगा तब तो विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। तो धातु के चालक तार में से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत की धारा है उसके सिरों के बीच, ये दो सिरे हैं, दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न क्या होता है? विभवांतर। हमने पांचवा टॉपिक पढ़ा था इंपॉर्टेंट, विद्युत विभवांतर। दो सिरों के बीच में क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इसके सिरों के बीच में उत्पन्न होने वाले जो विभवांतर को हम लोग क्या लिखते थे दोस्तों? V, ठीक है। और जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम लोग क्या लिखते हैं? I। क्लियर? तो जो विद्युत धारा है वो उसमें से प्रवाहित होने वाली विभवांतर यानी V के क्या है? समानुपाती। समानुपाती की निशानी क्या होती है दोस्तों? ये निशानी किसकी है? समानुपाती की। तो नियम क्या बन गया? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जो विभवांतर है वो किसके समानुपाती है? I, यानी कि विद्युत धारा के समानुपाती है। ये नियम किसका था? ओहम का नियम था दोस्तों। अब मैं बात करूं, मुझे समानुपाती का जो निशानी है, समानुपाती की निशानी जब हटती है तो एक अचलांक आता है दोस्तों कभी भी। तो मैं यहां पर जब ये निशानी हटाऊंगा, इक्वल टू लगाऊंगा तो यहां पर बराबर होगा। जब ये निशानी में हटाऊंगा तो एक नियतांक लिखना पड़ेगा, अचलांक लिखना पड़ेगा, तो ये निशानी हट जाएगी और बराबर की निशानी आ जाएगी। तो मैंने ये निशानी हटाया, बराबर की निशानी लगाया, I ऐसे का ऐसा, मुझे एक नियतांक लिखना है, तभी तो मैं बराबर लिख सकता हूं निशानी को हटा के। तो मैंने नियतांक के रूप में क्या लिखा है दोस्तों? R। क्या लिखा है? R। तो V इज इक्वल टू क्या बन गया फॉर्मूला? IR। यहां पर R क्या है दोस्तों? नियतांक। क्या है? नियतांक, जिसे हम लोग अचलांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अचलांक। जब भी समानुपाती अथवा तो विलोमानुपाती की निशानी हटानी हो तो एक नियतांक लिखना पड़ता है जिसे अचलांक भी कहा जाता है। तो यहां पर अचलांक के रूप में क्या है? R है। तो दोस्तों V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला किसका हो गया? ओहम्स का हो गया। तो ये एक मेन फॉर्मूला हमें मिल गया है ओहम्स के लॉ में। साथ ही साथ में इस पे से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। वो क्या है दोस्तों? कि I को मैं बट्टे में ला दूं तो V बट्टे में I, I यहाँ पर गुणे में सामने भाग में गया तो V बट्टे में I बराबर R।
और आर क्या है हमारा, नियतांक है। क्या है दोस्तों, नियतांक है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, क्लियर, कि V बट्टे में I बराबर R। तो ये पूरा का पूरा था हमारा ओहम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है और आसानी से आ जाए ऐसा है। ये सारे जो फॉर्मूले बन रहे हैं दोस्तों, इसमें से हमें सवालों की गणना करनी है जो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1। सबसे पहले हम लोग ओहम्स लॉ के बारे में बात करें तो क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये निशानी समानुपाती कहलाती है, जिसे इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहा जाता है। यानी कि V समानुपात है किसके, I के। V यानी विभवांतर, I यानी विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका जो नियम था, नियम क्या है कि किसी भी धातु के चालक तार में से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत की धारा है वो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी V के समानुपाती होती है। क्लियर, वो निशानी हटाएंगे तो एक अचलांक लिखना पड़ेगा। अचलांक के रूप में हमने R लिखा हुआ है, तो R यहाँ पर एक अचलांक है, नियतांक है। ये R होता क्या है, इसका नाम क्या है, एक अचलांक तो है ही, साथ ही साथ में R को हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, तो R एक प्रतिरोध के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के बारे में कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध के बारे में हमें सीखना है। R यानी प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा ओहम्स लॉ आ गया। अब हम लोग सीखते हैं प्रतिरोध के बारे में। दोस्तों अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, प्रतिरोध का है। अभी हमने टॉपिक कौन सा क्लियर किया था दोस्तों, ओहम्स लॉ, यानी कि ओहम का नियम क्या था, और लास्ट में एक नियतांक आया था R। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रतिरोध होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। प्रतिरोध यानी कि किसी भी चालक तार का या फिर किसी भी चालक का वह गुण जिसमें वह उसमें से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के प्रवाह का विरोध करता हो, वह कहलाता है प्रतिरोध। क्या कहलाता है, प्रतिरोध। ठीक है, परिभाषा लिख देते हैं यहां पर, सिंपल है, किसी चालक का वह गुण यानी कि ऐसा गुणधर्म जिसके कारण वह उसमें से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, तो वह गुणधर्म क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों सिंपल सी परिभाषा हो गई प्रतिरोध की कि किसी भी चालक का वह गुणधर्म जिसके कारण वह उसमें से प्रवाहित होने वाले आवेश का जो प्रवाह है, यानी आवेश जो प्रवाहित हो रहा है, चार्ज जो प्रवाहित हो रहा है, उसका क्या करे, वो विरोध करे। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों सिंपल परिभाषा हो गई। अब मैं प्रतिरोध की बात करूं तो प्रतिरोध को किसके द्वारा लिखा जाता है, R। ये सिंबल किसका है, प्रतिरोध का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध का सिंबल R है, तो इसके द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब दोस्तों मैं बात करूं कि प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है, अभी हमने ओहम्स लॉ में क्या देखा था कि V इज इक्वल टू आई आर। तो मुझे यहां पर प्रतिरोध यानी R का फॉर्मूला चाहिए, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, V I गुणे में सामने बट्टे में चले जाएगा, तो R इज इक्वल टू V बट्टे में I। क्लियर है, एकदम सिंपल है। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, V बट्टे में I। तो ये तीन चीज अभी वापिस से, परिभाषा क्या होती है, सिंबल प्रतिरोध का क्या होता है, R होता है, और फॉर्मूला ओहम्स के लॉ की जो ओहम का नियम था उस पे से हमने बनाया कि R इज इक्वल टू V बट्टे में I। अब जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या है, तो दोस्तों प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है, ओम। ये जो निशानी है ये किसकी निशानी है, ओम की। किसकी निशानी है, ओम। ओम किसका मात्रक है दोस्तों, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसकी निशानी ये है। इस तरह से ओम को लिखा जाता है। ये निशानी किसकी हो गई, ओम की। यानी कि प्रतिरोध को जब भी लिखना हो तो आर तो लिख ही सकते हो, और उसका जो मात्रक है, मात्रक क्या है, ओम। यानी ये इस तरह की निशानी। क्लियर। अब मैं बात करता हूं कि एक ओम क्या होता है। ठीक है, एक ओम बराबर क्या, तो दोस्तों प्रतिरोध, तो इसका मात्रक ओम है, तो एक ओम, यानी कि यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं सीधा सीधा कि आर का मात्रक हो गया ओम, तो एक ओम के बारे में बात कर रहा हूं। तो एक ओम कब होगा, जब मेरा वोल्ट कितना हो, 1 वोल्ट, और विद्युत धारा कितनी हो, 1 एम्पियर। कितनी हो, 1 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। वोल्ट का वोल्ट ही है, यानी कि विभवांतर का क्या है, वोल्ट, और आर प्रतिरोध का ओम। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर। क्लियर।
तो 1 ओम को हमें इस पूरी चीज को वर्ड्स में लिखना है कि 1 ओम बराबर क्या होता है। तो दोस्तों 1 ओम बराबर क्या, कि किसी भी चालक में, किसी भी चालक तार में यदि, ठीक है, किसी भी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच, क्योंकि चालक तार होगा तो दो बिंदु तो होंगे ही, तो दो बिंदुओं के बीच, किसी भी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच यदि 1 एम्पियर की, किसकी, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, एक एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तथा दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, यानी कि वो कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 ओम जितना प्रतिरोध कहलाएगा। तो प्रतिरोध क्या कहलाएगा, तो जो प्रतिरोध है 1 ओम कहलाएगा। सिंपल। इस पे से हमने क्या लिख दिया कि भाई कोई चालक तार है, चालक तार में दो बिंदु तो होंगे ही, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो। तो दो बिंदुओं के बीच में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो और दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो कितना हो, 1 वोल्ट जितना उत्पन्न हो, तो प्रतिरोध कितना कहलाएगा, 1 ओम जितना प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है ऐसा कहलाएगा। सिंपल हो गया दोस्तों। तो ये एक और हमारे पास ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया इसके बारे में कि क्या हो सकता है, ठीक है, 1 ओम बराबर क्या हो सकता है, 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा किसके बारे में था, प्रतिरोध के बारे में दोस्तों, किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में। अब इससे आगे की तरफ है एक इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक जो अभी मैंने निशानी के अंदर, प्रतीक के अंदर समझाया था, परिवर्ती प्रतिरोध। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिवर्ती प्रतिरोध, उसे देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक और आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों। तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या है, ये ऑलरेडी हमने सिंबल में सीखा हुआ है, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में थोड़ा परिभाषा से सीखते हैं हम लोग कि परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो मैं परिवर्ती प्रतिरोध की बात करूं तो सबसे पहले सिंबल इसका जो था मैं वापस से याद दिला दूं दोस्तों। इस तरह का सिंबल था परिवर्ती प्रतिरोध का, ठीक है। यहाँ पर तीर की निशानी लगी हुई होती है, ये निशानी है परिवर्ती प्रतिरोध की, ओके। अब परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी भी जो विद्युत की, किसी भी जो स्रोत होता है हमारा, किसी भी स्रोत की जो वोल्टता होती है, उस वोल्टता में बिना परिवर्तन किए, बिना यानी कि परिवर्तन करना नहीं है, उसके अलावा परिपथ के अंदर जो विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। बहुत ही सिंपल है परिभाषा, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी स्रोत की वोल्टता को परिवर्तित किए बिना किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में आने वाले अथवा तो किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। फिर से मैं यहाँ पर परिभाषा इसकी पूरी की पूरी लिख देता हूं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कि किसी भी स्रोत, कोई भी स्रोत हो, उसकी वोल्टता, किसी भी स्रोत की वोल्टता को परिवर्तित किए बिना, किसी भी स्रोत की वोल्टता को परिवर्तित करना नहीं है, परिवर्तित किए बिना किसी भी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है।
सिंपल सी एकदम परिभाषा हो गई कि कोई भी जो स्रोत है उसका जो वोल्ट है वो हमें चेंज नहीं करना है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए जो अवयव यूज किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। सिंबल वो रहा दोस्तों, ठीक है। तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है ये हमने सीख लिया। अब इसके अंदर एक बेसिक सी चीज आती है कि किसी भी जो कोई भी चालक है, कोई भी चीज होती है, उनका जो प्रतिरोध होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर होता है। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि नेक्स्ट हमारा जो इसी के अंदर का टॉपिक है कि किसी भी जो चालक का प्रतिरोध होता है वह 3 चीजों पर निर्भर होता है। कितनी चीजों पर दोस्तों? 3 चीजों पर निर्भर होता है। तो जो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक का वो कितनी चीजों पर निर्भर होता है? 3 चीजों पर। कितनी चीजों पर दोस्तों? 3 चीजों पर। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है चालक तार की लंबाई पर। किस पर? चालक तार की लंबाई पर, ठीक है। फिर मैं बात करूं चालक तार की लंबाई पर, दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और तीसरा है चालक की प्रकृति पर। दोस्तों किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला है चालक तार की लंबाई पर, दूसरा है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा है चालक तार की प्रकृति पर। क्लियर? अब ये इसे क्या किस तरीके से समझेंगे इसे भी देखते हैं। चालक तार की लंबाई पर क्या निर्भर करता है? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कि आर निर्भर करता है, यानी कि समानुपाती है किस पे? लंबाई पर। लंबाई के लिए क्या लिखते हैं? एल। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एल हो गया। समीकरण नंबर 1। एल क्यों लिखा है? लेंथ। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं, इसलिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी आर समानुपाती है, प्रतिरोध समानुपाती है लंबाई के। क्लियर? यानी वो उस पर निर्भर है। चालक तार के दूसरा क्या है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के विलोमानुपाती होता है। ए यानी क्या हुआ? एरिया। ए यानी कि एरिया हुआ, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो वो किसका होता है? डायरेक्ट समानुपाती नहीं होता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी कि विलोमानुपाती कहलाता है, क्योंकि ए कहां है? बट्टे में है, ऊपर नहीं है। कहां पर है? बट्टे में है, इसलिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यानी यहां पर कहेंगे आर विलोमानुपाती है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। क्लियर? और तीसरा है चालक तार की प्रकृति पर। चालक तार की प्रकृति यानी क्या हुआ दोस्तों? समीकरण 1 और 2 में दोनों देखो, हमारा जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल के विलोमानुपाती है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि समीकरण नंबर 1 तथा 2 पर से, यानी कि जो मेरा समीकरण 1 और 2 है उन दोनों को मैं आपस में जोड़ूंगा। तो क्या होगा कि आर ही दोनों जगह पर है, लेकिन उसकी जो बाएं यानी कि दाईं तरफ है, राइट हैंड साइड है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। दोनों को आपस में मैं जोड़ रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, यानी कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती और जो हमारा क्षेत्रफल है, एरिया है, उसके विलोमानुपाती। तो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, यानी कि ये दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया। क्लियर? तो अब यहां पर R प्रोपोर्शनल टू L बाय A है, तो प्रोपोर्शनल की निशानी में यानी कि समानुपाती की निशानी हटाऊंगा तो एक अचलांक लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो वो अचलांक कौन सा है? तो यहां पर मैं अचलांक लिख रहा हूं रो L बाय A। दोस्तों इससे रोहो पढ़ा जाता है, इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है? रोहो, और हिंदी में भी रो कहते हैं अथवा तो रोहो कहते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अचलांक हटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर एक नियतांक लिखना पड़ेगा, ये साइन हटाएंगे तो एक नियतांक लिखना पड़ेगा। नियतांक के रूप में हमने रो लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बना? आर इज इक्वल टू रो इंटू यानी कि गुड़े में इंटू एल बाय ए। यहाँ पर इससे हम लोग पढ़ते हैं रहो, क्या पढ़ते हैं? रहो, इंग्लिश में RHO, ये इसकी स्पेलिंग है, ठीक है। रहो पढ़ा जाता है इसे, और हिंदी में इसे पढ़ते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? वैद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है। तो वापस से मैं रिपीट कर देता हूं
कि परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर कवर करनी है हमें, ठीक है। तो किसी भी स्रोत की वोल्टता में परिवर्तन किए बिना यदि हम विद्युत धारा को नियंत्रित करते हैं तो किसकी सहायता से कर सकते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से। अब किसी भी जो चालक है उसकी जो वह प्रतिरोध, उसका जो प्रतिरोध होता है वो किन चीजों पर निर्भर करता है, 3 चीजों पर, एक तो लंबाई पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, और तीसरा इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो L/A आ गया, निशानी हटा दिया तो रो आ गया। रो क्या है यहाँ पर, विद्युत प्रतिरोधकता, जिसे इंग्लिश में रो कहा जाता है। क्लियर। तो ये टॉपिक था आज का हमारा विद्युत परिवर्ती प्रतिरोध का। दोस्तों आज हमने 3 चीजें क्लियर की हैं और बहुत ही ज्यादा टोटल 4 चीजें कवर की हैं, ठीक है, 3 नहीं 4 चीजें हमने कवर की हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला था कि सिंबल वाला, प्रतीक वाला, दूसरा था ओहम का नियम, फिर प्रतिरोध क्या होता है, और चौथा है परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारी चीजें, ठीक है दोस्तों। तो इससे मैं आशा करता हूं आप लोग आसानी से इसे कर लेंगे। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे के सारे टॉपिक को कवर करेंगे और मोस्ट ऑफ 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सवालों की गणना करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।